गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आदेश नायक और मेरे यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर इन्फो क्लब में आप सभी का स्वागत है। और आरबी एनटीपीसी की तैयारी से संबंधित जो जनरल अवेयरनेस सामान्य अध्ययन सामान्य जानकारी की जो प्रश्नों की जो श्रृंखला शुरू की है, उसके पहले वीडियो में मैंने टोटल 15 क्वेश्चन सम्मिलित किए थे। 15 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के बाद भी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए इसमें मैंने ओनली 10 क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि व्याख्या बहुत विस्तृत करनी होती है और या ये कहिए कि मैं प्रश्नों की संक्षेप में बहुत व्याख्या कर नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत कम समय में मैक्सिमम जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं दे पाऊँ। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही रहता है। हालांकि ये दूसरा वीडियो लाने में थोड़ा विलम्ब हो गया, उसका कारण ये है कि मैं विभागीय कार्यों में व्यस्त रहा, समय नहीं मिल पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कई बार जो प्रश्न मिलते हैं उससे प्रश्न का रूप तो समझ में आता है कि कुछ परीक्षा में कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन उसकी व्याख्या से कुछ नए प्रश्न निकल कर के आते हैं। हो सकता है कि जो प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाए वो मैंने जो वीडियो में सम्मिलित किया है वो सीधे सीधे इस रूप में ना पूछा जाए, बल्कि वो प्रश्न मेरे उत्तर की व्याख्या से निकाला जाए। इसलिए व्याख्या को बहुत ध्यान से सुना करिए और उसको समझने का प्रयास किया करिए। व्याख्या में मैं कुछ नए तथ्य भी डालता हूँ, उससे कई नए प्रश्न बनते हैं और उनके उत्तर देने में आपको आसानी होगी परीक्षा के दौरान। बहुत मन से तैयारी करिए, पूरे उत्साह के साथ तैयारी अपनी जारी रखिए। जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा या आप कुछ ही दिन बचा है, बहुत आशावादी दृष्टिकोण से सोचेंगे तो ये जल्द जाने वाला है कोरोना। वो समय आने वाला है जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा और हम अपनी सामान्य दिनचर्या के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी पूरे उत्साह से आगे बढ़ा पाएंगे। अभी भी लेकिन पढ़ाई घर पर रहकर भी, किसी भी जहाँ पर भी जो लोग हैं वो अपनी पढ़ाई ज़रूर जारी रखें। उसमें किसी तरह का कोई ब्रेक ना लगाएं, क्योंकि परीक्षा के लिए हमें हर वक्त मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। इस वीडियो में कुल 10 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है इसमें, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। इसका आंसर है प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मुझे लगता है कि राज्यों की संख्या को लेकर तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन 8 संघ शासित प्रदेश या 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं, इसको लेकर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। उसका कारण ये है कि दमन दीव, दादर नगर हवेली को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर, जहाँ पे विधानसभा भी है, लद्दाख में विधानसभा नहीं है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। नक्शे में देखें तो नीचे की तरफ चलते चलते हैं, जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 2, उसके बाद आते हैं दिल्ली 3, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 4, पुडुचेरी 5, लक्षद्वीप 6, दमन दीव और दादर नगर हवेली अभी 1 ही हो गए हैं तो 7 हो गए, और चंडीगढ़ 8। इस तरह से भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है, बहुत ही प्रचलित टाइप का प्रश्न है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको दिखाई दे ही जाएगा। तो प्रकाशिक तंतु जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। फाइबर ऑप्टिक केबल, जो आपकी इंडोस्कोपी वगैरह एक जांच होती है जिसमें शरीर के आंतरिक अंगों की जांच की जाती है, इंटेस्टाइन वगैरह की, पेट के अंदर की, तो उसमें इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। 1972 में जो स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र के मानव पर्यावरण सम्मेलन को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से एक वहाँ पे आयोजन हुआ था, उसी के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यहाँ पे पारित किया था। इसे छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। आपका जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ही स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल संभवतः इसके अध्यक्ष हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि यमुना किनारे जब एक आयोजन किया गया था आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के द्वारा, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उन पर एक भारी भरकम जुर्माना लगाया था। तो ये चर्चा में रहता है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण एक एजेंसी है, भारत की एक ट्रिब्यूनल है, न्यायाधिकरण है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। महाबोधि मंदिर, जो कि भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र स्थलों में से एक है, स्थित है। महाबोधि बिहार के गया में स्थित है और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल किया है। ये मैंने वर्ष का स्थान खाली छोड़ दिया है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस वर्ष में इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया था। कमेंट करके ज़रूर बताइए, इसीलिए मैंने खाली छोड़ा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो भैया इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय। मूल कर्तव्य जोड़ने थे, उन्होंने एक समिति बनाई, नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार जी थे कि इन्होंने 42वां संविधान संशोधन, इन्होंने समिति बनाई, इन्होंने सिफारिश की और इंदिरा गांधी जी ने 42वां संविधान संशोधन किया 1977 में, और उसमें भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़ करके कुल 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए। उसके बाद 2002 में 86 अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, और 11वें कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य बच्चों के माता पिता या संरक्षक पर आरोपित किया गया था। तो मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 1976 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? भारतीय गवर्नर जनरल, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जब स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन भारतीय गवर्नर जनरल जो भारतीय हों, भारत के रहने वाले हों, यहाँ जन्मे हों, वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये 10 दिसंबर 1978 को पैदा हुए और 25 दिसंबर 1972 को दुनिया से चले गए। राजा जी के नाम से इन्हें भारत में जाना जाता है। वकील भी थे, लेखक भी थे, राजनीतिक भी थे और एक दार्शनिक भी थे। स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल हुए और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हुए। इनके बाद गवर्नर जनरल के पद को राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब भारत में गवर्नर जनरल नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है उनकी जगह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? तो जो पामीर का पठार है उसको संसार की छत कहते हैं। पामीर मध्य एशिया में स्थित पठार और पर्वत श्रृंखला है। यहाँ उगने वाले जंगली प्याज के नाम पर इन्हें प्याजी पर्वत भी कहा जाता है। पामीर का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत शीर्ष में स्थित घाटी। फारसी भाषा में से बौमे दुनिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है? सेल के प्रकार ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों, जीवों के अवशेष, खनिज पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं के अवसादों से होता है। वायु, जल आदि तत्व जब लगातार इन वस्तुओं को बहाकर एक जगह पर एकत्रित करते रहते हैं और बाद में ताप और दाब के कारण यह एकत्र अवसादी चट्टान का रूप ले लेती है एकत्रित होकर। अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं शेल, जिसे सेल खड़ी भी कहते हैं, जिप्सम, डोलोमाइट, कोयला। ताप और दाब के कारण जब कोई भी भूकंप वगैरह आया और लकड़ी या पेड़ नीचे दब जाते हैं और फिर लंबे समयांतराल के बाद वो कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो वास्तव में अवसादी चट्टानों का ही एक उदाहरण होते हैं।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड या कोर CORE का निर्माण निम्नलिखित में से किन तत्वों द्वारा होता है? लोहा एवं निकिल। अच्छा, इसकी थोड़ा डिटेल देख लीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी भाग है उसको भूपर्पटी कहते हैं, जिसमें सिलिका एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है। दूसरे भाग को मेंटल कहते हैं, मेंटल कहते हैं, इसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है। और तीसरे भाग को या सबसे आंतरिक भाग को जिसे क्रोड कहते हैं, उसमें निकिल एवं लोहे की अधिकता होती है। तो सिलिका और एल्युमिनियम के सिंबल को एक साथ लिख देंगे तो वो बनेगा सियाल। सिलिका और मैग्नीशियम के सिंबल को एक साथ लिख देंगे तो वो बनेगा सीमा। और क्रोड, ये रोड मिसप्रिंट है, को निफे, निकिल और फेरस यानी लोहा का जो सिंबल होता है वो Fe होता है, फेरस, इसको एक साथ लिख देंगे तो निफे। एक प्रश्न इसमें आता है कि जो 3 भाग हैं पृथ्वी के, उनमें से किस में सिलिका नहीं होता है? तो वो है क्रोड, इसमें केवल निकिल और लोहा यानी फेरस होता है। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार के विजेता के अग्रवाल, हाल ही में इनका निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये डॉक्टर साहब थे, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर साहब थे, पद्म पुरस्कार मिला था इन्हें, चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित थे। करंट से जुड़ा हाल ही में एक बहुत चर्चा का विषय है चक्रवाती तूफान ताउते। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका नाम ताउते किस देश ने रखा है। और नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी किसी और वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा तो चक्रवाती तूफानों की उत्पत्ति, उनके नामकरण के क्या नियम हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। फ़िलहाल आप लोग ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा अभी इसके बारे में कि भारत में कब प्रवेश किया इसने, चक्रवाती तूफान ताउते ने भारत के किन किन राज्यों में इसका प्रभाव है। वर्ष 2020 में भी निसर्ग है, अम्फान है, इस तरह के कई तूफान आए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रेलवे है, करंट अफेयर में इसका बहुत ज़्यादा भरोसा करने लायक नहीं है कि कहाँ से प्रश्न कब ना पूछ दे। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ते रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए अगले वीडियो में भी और महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्न ये निरंतर मैं प्रयास करता रहूँगा ताकि आप लोगों को बहुत बेहतर जानकारी में दे पाऊँ। इसीलिए वीडियो के ऊपर मैंने थंबनेल में लिखा है कि तैयारी बहुत धूमधाम से करते रहिए। कोरोना का काल है, शादियाँ वगैरह बहुत धूमधाम से हो नहीं पा रही हैं, तो कम से कम आप लोग तैयारी ही करते रहिए धूमधाम से। कहीं तो धूमधाम शब्द को सम्मिलित करिए, शादी में नहीं हो पा रहा है तो तैयारी में ही करिए। तो आप लोग बहुत मन से धूमधाम से तैयारी करते रहिए। चलिए, इसमें इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।